तो आपको बता दें, संबित पात्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। है तो कृष्ण ने उनके रथ को बीच में स्थापित करके कहा था कि देख, एक तरफ न्याय है और एक तरफ अन्याय है, लड़ना है और अन्याय को समाप्त करना है और न्याय और धर्म के साथ खड़ा होना है। आज मैं सबसे अपील करता हूं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो संगठन हो, संस्था हो, एनजीओ हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, क्योंकि सभी न्यूज चैनल हमारे लिए बराबर है। सबसे यह अपील है कि रणक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर ध्यान से देखें कि सत्य किस तरफ है। बीइंग न्यूट्रल इज टू बी विद ट्रुथ। बीइंग न्यूट्रल डज नॉट मीन टू शन द ट्रुथ एंड नॉट शो द ट्रुथ। To stand with the truth is neutrality. So please, let's stand with the truth. बंधुगण, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये हिटलर और मुसोलिनी की बात करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। आए दिन प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हिटलर शाह कहा जाता है। आज आप बताइए, हिटलर शाही क्या है? घर से घसीट कर किसी व्यक्ति को ले जाना, उनकी पत्नी और उनके एक माइनर बच्चे के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है वो व्यवहार करना, एक केस जो बंद हो गया है उस केस को पुनः खोल देना, ये कहां का लोकतंत्र है? कोविड चल रहा है, द पैंडेमिक इज रिटन लार्ज इन द वर्ल्ड पॉपुलेस, अक्रॉस द ग्लोब द पैंडेमिक इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। मैनकाइंड इज नॉट ओनली फाइटिंग but fighting gravely against this pandemic. And during this pandemic, we have a government in Maharashtra which is arresting journalists, not of any particular channel, but across channels, those who have questioned the Maharashtra government on its fallacies in conducting itself during the COVID pandemic. जिन्होंने भी, जिस भी जर्नलिस्ट ने या जिस भी आम आदमी ने सवाल उठाया है कोविड को लेकर, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है महाराष्ट्र में, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया सेना ने उसे गिरफ्तार किया है, यह धिक्कार योग्य है। और बंधुगण, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और एक डेट भी बताता हूं। वो डेट है 2019 का है, 13 मई 2019। एक आर्टिकल लिखा गया था, क्योंकि आप कहेंगे हम केवल एक चैनल के लिए खड़े नहीं बंधुगण, यहां बैठा एक एक चैनल के साथ हम खड़े हैं। इसलिए मैं 13 मई 2019 में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया था निरुपमा सुब्रमण्यम द्वारा, और वो विषय था इंडियन एक्सप्रेस का ही, और आर्टिकल का हेडलाइन था राजीव गांधीज इनफेमस हॉलिडे। उसका हेडलाइन था What vindictive Rajiv Gandhi did after Indian Express covered the story of his INS Virat vacation. आपको याद है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और INS विराट के ऊपर फॉरेनर्स को लेकर वेकेशन पे निकल गए थे लक्षद्वीप के लिए, उस विषय में आप सभी के चैनल ने इसको दिखाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय पर बताया था, मगर उस समय जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस विषय को छापा था तो आप जानते हैं क्या किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के साथ? इंडियन एक्सप्रेस के साथ वही किया गया था जो आज कुछ न्यूज चैनल के साथ किया जा रहा है। उस समय राजीव गांधी इस हद तक गए थे कि जुलाई 1988 में राजीव गांधी इंट्रोड्यूस्ड अ ड्रैकोनियन बिल, द डिफेमेशन बिल। मीडिया के लिए डिफेमेशन बिल लाया गया था कि कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकता है। ये तो धन्य है, उस समय मीडिया यूनाइटेड थी। You were all united. You stood the ground. You fought against valiant. तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा था। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ने जब कार्टून बनाए थे अन्ना हजारे के समय, उसके साथ क्या हुआ यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं। Who brought the emergency into this country? आपातकाल को किसने जन्म दिया? आपातकाल के समय बिजली काट दी गई रात को। टाइम्स ऑफ इंडिया के यहां पत्रकार बैठे हैं, बहादुर शाह जफर रोड में उनका हेड ऑफिस है, अगर मुझे अच्छे से याद है तो बिजली काट दी गई थी ताकि टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइंस न छप सके।
ऑफ इंडिया अपनी हेडलाइन न छप सके और वो उनकी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाए। पंजाब केसरी आज हमारे बीच अश्विनी चोपड़ा जी नहीं है, हमारे सांसद रह चुके। अश्विनी चोपड़ा जी ने मुझे बताया है, मेरे मित्र थे, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे बताया है किस प्रकार का इमरजेंसी के समय उनके साथ और उनके परिवार के साथ अत्याचार किया गया, किस प्रकार उन्होंने कॉलम्स खाली छोड़े थे, बाध्य किया गया। किंतु फिर भी अश्विनी चोपड़ा जी ने कहा हमारे लोगों ने कलम उठाए और लिखा। एक एक पत्रकार जो यहां बैठा है, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पंजाब केसरी हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, चाहे वो भास्कर हो, चाहे वो जागरण हो, सभी ने आपातकाल के समय जो सहा है उसके लिए उनकी पत्रकारिता को सैल्यूट है। हजारों पत्रकार अरेस्ट हुए, हजारों लाखों भारतीय अरेस्ट हुए। आई कॉल अपॉन द इंडियंस, let not this kind of mafia raj descend upon any state in India which is governed by the mafioso of Italy. ये जो माफियासो राज है, इटालियन में माफियासो कहते हैं, वहां से माफिया शब्द आया। जिस भी राज्य में ये इटालियन सरकारें चल रही हैं वहां पर इस प्रकार की गिरफ्तारी ना हो, घसीट करके किसी पत्रकार को बाहर ना निकाला जाए, इसके लिए हम लामबंद होकर खड़े हो, यही हमारी पुकार है। बंधुगण, अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है, यह पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है। उनके माइनर बेटे के ऊपर अटैक करना, उनके घर में से उनको घसीट कर ले जाना, और वह भी एक ऐसे केस में जिसको 2018 में क्लोजर मिल गया था, द केस विच वॉज क्लोज्ड इन 2018। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आज हम एकजुट नहीं होंगे तो कल बारी हमारी है। इसलिए हमें न्यूट्रलिटी के नाम पर युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होकर देखना ही नहीं है, या युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होकर न्याय धर्म की तरफ देखना है और अधर्म और अन्याय को त्यज देना है। इस विषय में आप सोचिए, हम सोचें, देशवासी सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से लेकर लगातार जो भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया जा रहा है उन सबको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने तमाम पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे उन सभी से उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि किस तरीके से एक पत्रकार के साथ जो गलत किया गया है उसके साथ में हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। तभी जिस तरीके से माफिया राज जो चलता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में, उससे हम सबको बचना है। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से साफ तौर पे वो खुलकर आए हैं, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ आज किया गया है, उनके बेटे के साथ मारपीट की गई, उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की गई और उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी नाराज चल रही है। और कह सकते हैं कि इसी मुद्दे को लेकर आज संबित पात्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां पर लगातार वहां पर जितने भी मीडिया कर्मी बैठे थे उन सभी से लगातार वो यही अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से आज गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया है, इन सब के खिलाफ में हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम एक अच्छे राम राज्य, एक अच्छे राम देश की कल्पना कर सकते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की ओर से चीजें दिखाई गई है, सत्य का साथ दिया गया है, ये माफिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस केस में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है वो केस जो है कुछ साल पहले बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की ओर से लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हमला बोला जा रहा था, सारी
चीजें बताई जा रही थी, एक तरीके से सत्य जो है वो लोगों के सामने रखा जा रहा था, महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो आईना दिखाया जा रहा था, इस बात से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार जो है वो काफी नाराज चल रही थी। महाराष्ट्र सरकार लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बिंदु ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से अर्णव गोस्वामी को परेशान किया जा सके, या फिर अर्णव गोस्वामी का चैनल जो बातें दिखा रहा है इन सब पर रोक लगाई जा सके। उसी को लेकर संबित पात्रा लगातार महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आए और उन्होंने साफ कहा कि जो केस कुछ साल पहले बंद हो गया था उस केस को फिर से रीओपन किया गया है, और केस को रीओपन करने के बाद में ये बताया गया है कि किस तरीके से माफिया राज में सरकारें काम करती है। तो जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को आज गिरफ्तार किया गया है उससे बीजेपी काफी खफा चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। इसके अलावा संबित पात्रा अपने साथ बहुत सारे पेपर लेकर आए थे, उन पेपर में उन्होंने लिख रखा था पहले के सालों में जब भी कांग्रेस की सरकार रही है इस दौरान जो भी पत्रकार लोगों के साथ बदसलूकी की गई है, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, उन सभी को वो आज अपने साथ लेकर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन सभी को उन्होंने पढ़कर बताया कि किस तरीके से पत्रकारों की आवाज को हमेशा से ही दबाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। इसके अलावा कुछ नामी चैनल जो है उनके भी उन्होंने नाम लिए और बताया कि किस तरीके से आपातकाल के वक्त में भी जो पत्रकार थे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त जो सरकारें वहां पर चल रही थी, जिन लोगों का वहां पर बोलबाला था, उनकी वजह से पत्रकारों को सही ढंग से काम नहीं करने देते थे। और इन सभी को लेकर वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही सबसे उन्होंने अपील भी करी है कि अर्णव गोस्वामी के साथ जो गलत व्यवहार किया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, पत्नी से बदसलूकी की गई है, उनके बेटे के साथ भी मारपीट की खबर सामने आ रही है। तो इन सब के खिलाफ पत्रकार जो भाई है उन सबको एक साथ आना चाहिए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के साथ गलत हुआ है। उसी को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी जमकर निशाना ताना। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से माफिया राज महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर वो लगातार मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी मीडिया कर्मी को स्टैंड नहीं लेंगे तो अर्णव गोस्वामी के बाद में आप में से हमारी किसी की भी अगली बारी हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है वो कभी भी नहीं चाहती। साथ ही कांग्रेस सरकार पे उन्होंने निशाना साधा कि वो कभी नहीं चाहते कि सत्य लोगों तक पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति जी स्वागत है आपका। थैंक यू प्रीति। दीप्ति जी पहला सवाल तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, आप एडवोकेट है, क्या कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये गिरफ्तारी कितनी सही है, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि केस को रीओपन किया गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है, जरा बताइए आप। देखिए, सबसे पहले हम अपने देश के संविधान को समझते हैं। हमारे देश के संविधान ने हम सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमें राइट मिला हुआ है। हमें अधिकार है कि हम अपनी बात अपने तरीके से रख सकते हैं जी। लेकिन हमें साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने फ्रीडम को इस्तेमाल करते वक्त दूसरे की इज्जत या सम्मान को कहीं ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा भी हमें ये अधिकार नहीं है खुले तौर पे, ये नियंत्रित अधिकार है। इसमें कोई किसी के बारे में अपमानजनक कोई प्रकाशन नहीं कर सकता, किसी तरीके से मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता तब तक जब तक कि उसके पास कोई पूरा सबूत ना हो। अभी यहाँ पे ये देखना है कि अर्णव गोस्वामी ने जितने भी अपने वक्तव्य पिछले कई दिनों में जो उनके बयान आते रहे हैं टीवी पे, कई बड़े स्टार्स को लेके, बहुत सारे और भी राजनीति जो बड़े लोग हैं रसूख वाले, उनका नाम लेते रहे हैं, उनको बहुत ही बदतमीजी से उनके मतलब जो भी तरीके रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी और के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले थे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि
कि उन्होंने जो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का जो इस्तेमाल किया है वो दूसरे को किस हद तक उसके सम्मान को कहीं ठेस पहुंचाया। अगर ऐसा होता है तो इस पे अर्नब गोस्वामी के ऊपर सीधे तौर पे क्रिमिनल और सिविल दोनों तरीके के डिफेमेशन यानी मानहानि का केस किया जा सकता है और हुआ है। ये बहुत सारी चीजें हैं, आगे इसमें भी कई चरण आएंगे जिसमें कि ये सबूत के साथ पेश किया जाएगा और ये साबित अगर हो जाएगा तो फिर उनको कई सालों का जेल भी काटना पड़ सकता है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो संविधान से हमें जो आजादी मिली है उस आजादी का इस्तेमाल दूसरे की आजादी का हनन नहीं करते हुए ही करना है। इस बात का ध्यान मीडिया कर्मियों को भी रखना है और बाकी दूसरों को भी रखना है। जी, कौन कौन सी धाराएं उन पर लग सकती हैं? जिस तरीके से आपने कहा कि अगर ये आरोप जो उन पर लगाए जा रहे हैं साबित हो सकते हैं तो देखिए, इसमें आईपीसी का एक जो सबसे मुख्य तौर पे दिख रहा है मानहानि का, तो उसमें आईपीसी यानी कि क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल के तरफ से भी उनके ऊपर मानहानि जो सिविल मानहानि होता है वो भी हो सकता है। तो सिविल मानहानि में डिपेंड करता है कि सामने वाले जिन लोगों ने इन पे आरोप लगाए हैं वो उन्होंने अपने सम्मान का कितना आकलन किया है, उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर वो अगर साबित हो जाता है करोड़ों का है, अरबों का है, क्योंकि कई लोग हैं इनके साथ इनकी ऊपर जिन्होंने खिलाफ आरोप लगाए हैं, तो अगर वो साबित हो जाता है तो इनको करोड़ों के नुकसान भी सहने पड़ सकते हैं सिविल में। और क्रिमिनल में इनको सीधे तौर पे अगर ये साबित हो जाता है तो इनको 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। जी दीप्ति जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। इसी बीच हम आपको बता दें बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अवधेश जी। अवधेश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी अवधेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ प्रीति जी आपकी आवाज। जी अवधेश जी, जिस तरीके से हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से दीप्ति सिंह जी जुड़ी हुई है, उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने जो बातें कही है वो भी आपने सुनी होगी। अब सवाल ये बनता है कि आज जो संबित पात्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस पे उन्होंने साफ ही कांग्रेस सरकार और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए प्रीति जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं जो अर्नब गोस्वामी पर जो हमला हुआ है ये एक अर्नब गोस्वामी पर नहीं हुआ, ये हर उस पत्रकार पर हुआ है जो सच्चाई की आवाज उठाना चाहता है। हो सकता है कल आप उसके निशाने पर हो सकता है कोई और हो, ठीक है। तो सनातनी विचारधारा वाले लोग, ये जो मुगलों की जो अंग्रेजों के गुलाम मानसिकता वाले लोग जो है कांग्रेसी शिवसेना को इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये समय मुझे अब वो याद आता है कि हमने तो देखा नहीं ना, शायद आपने देखा होगा, जो आजाद भारत से पहले भारत था हमारा, जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो ब्रिटिश हुकूमत में क्या था, यही था, जो सच बोलता था उसकी आवाज को दबाया जाता था, ठीक है, उस पर अत्याचार होता था, उसको मारा पीटा जाता था, उसको बंदी बनाया जाता था। और उसी तरह से जो है वही शासनकाल जो है ब्रिटिश हुकूमत कह सकते हैं आप, जो ब्रिटिश हुकूमत में शासन था वही आज जो है महाराष्ट्र में है, जो शिवसेना कर रही है। ये शिवसेना नहीं है, ये सोनिया सेना हो गई है, जिन्होंने अपना जो है जमीर जो है 10 अकबर रोड पर गिरवी रख दिया है। जी अवधेश जी, लेकिन क्या लगता है कुछ ना कुछ तो सबूत उन्होंने जुटाए होंगे ना, ऐसे किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती? कुछ नहीं होंगे, जुटाए कुछ नहीं है, ये जो है शुरू से ही ऐसा है। देखिए मैं बताऊँ तो बॉलीवुड गैंग है, महाठगबंधन गैंग है, लिबरल गैंग है, मोमबत्ती गैंग है, इन सबके जो है ना ये गंदी नाली के वो कीड़े हैं जिसको नाली साफ करने के लिए अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक भारत ने जो दवाई डाली थी उस नाली में, वो कीड़े बाहर निकल के आए हैं और खपक रहे हैं अपनी अपनी बात बचाने के लिए, अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप थोप रहे हैं वो, और एक दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं वो। उन्होंने केवल रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी को अपना एक निशाना बनाया हुआ है, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए हर देश से, हर घर से एक अर्नब गोस्वामी निकलेगा। अर्नब गोस्वामी की दबाएंगे तो हर घर से, इस देश के हर घर से अर्नब गोस्वामी निकलेगा, क्योंकि देखो पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, आप भी उसी में आते हैं। अगर आपके ऊपर आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं देश को, देखो हमें तो पता नहीं है, जनता कुछ पता है क्या? जनता को तो जो न्यूज दिखाती है उसी के आधार पर उनको पता लगता है कि अरे ये हो गया देश में, अरे राजस्थान में ये हो गया, अरे जयपुर में ये हो गया। जब ये बातें नहीं आएंगी, सच्चाई नहीं आएगी, तो जनता क्या सोचेगी आप बताइए? जी, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वाकई राजनीति से प्रेरित होकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। अवधेश जी, मैं आपके पास अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। देखिए जो महाराष्ट्र में शिवसेना है वो जो है अर्नब गोस्वामी से अपनी दुश्मनी निकाल रही है, ठीक है। वो इसी तरह से कहीं ना कहीं किसी के ना किसी कंधे पर बंदूक रख के जो अपनी वो चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ठीक है। वहां के जो कमिश्नर है, आपने देखा होगा कितने कितने बयान दिए थे। एक शिवसेना के नेता ने कहा था कि भाई इन्हें तो हम ऐसा कर देंगे कि ये आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएं। लेकिन ऐसा है, मैं बता दूं, अर्नब गोस्वामी के अंदर जो है मातृभूमि के प्रति प्रेम है, राष्ट्रवादी खून दौड़ता है, और राष्ट्रवादी खून जिसके अंदर होता है उसको राष्ट्र प्रेम होता है। जी बिल्कुल अवधेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच आपको बता दें कांग्रेस से हमारे साथ आसिफ रिजवी जी जुड़ गए हैं। आसिफ जी, स्वागत है आपका।
जी नमस्कार। जी आसिफ जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी की आज जो गिरफ्तारी हुई है वो महाराष्ट्र सरकार की कहीं ना कहीं राजनीतिक भावनाएं जो हैं उससे प्रेरित होकर इस तरह की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही उन्होंने साफ बोल दिया कि वहां पर उद्धव सरकार नहीं बल्कि अब तो सोनिया सरकार चल रही है। अभी मेरे काबिल दोस्त बोल रहे थे जी, अवधेश उपाध्याय नाम है उनका। जी जी, आप अखिलेश उपाध्याय जी बोल रहे थे और मैंने उनकी भाषा शैली सुनी कि नाली में पानी डाल दी, दवा डाल दी थी, कीड़े निकल आए, बुझा रहे थे, फुला गैंग है, ये गैंग है, वो गैंग है। मुझे लगता है कि शायद हमारे काबिल दोस्त को इस बात के बारे में पता नहीं है कि बॉलीवुड देश की वो सबसे बड़ी संस्था है जो सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान को दे रही है। और बॉलीवुड में केवल कुछ ही स्टार नहीं है, बॉलीवुड की एसोसिएशन इस मुकदमे को लेकर ऑनरेबल कोर्ट के सामने गई थी। ऑनरेबल कोर्ट में ये मुकदमा ऑलरेडी पेंडिंग है। लेकिन सर उनके घर पे जाकर जो मारपीट की गई है, आसिफ जी आप इस बात को, जी आप मेरी बात सुनिए ना पूरी। अगर मैं दो शब्द बोलूंगा और आप लड़के बोलने लगेंगी तो मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं अपनी बात को समझा सकूंगा। जी तो थोड़ा मौका दिए, मेरे काबिल दोस्त ने बात को सामने रखा है, मुझे भी रखने दिए। जी तो पूरी हॉलीवुड एसोसिएशन गई है, अक्षय कुमार जी गए हैं, अनुपम खेर जी हैं एसोसिएशन के अंदर, काफी लोग हैं। और ये देश के वो लोग हैं, अनुपम खेर जी, अक्षय कुमार जी, सलमान खान जी, ये देश के वो लोग हैं जो ईमानदारी से अपना टैक्स दे के ईमानदारी से काम कर रहे हैं जी और इस देश को आर्थिक मदद दे रहे हैं। इस देश के लोग उनकी मूवी देखते हैं। नहीं, आप हो सकता है भाई। मूवी देखते हैं। अवधेश जी मैं आऊंगी आपके पास। इस तरीके से अगर आप दोनों आपस में बात करने लग जाएंगे तो फिर कोई समझ ही नहीं पाएगा आप में से कौन क्या बोल रहे हैं। अवधेश जी आऊंगी मैं आपके पास। आसिफ जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है, इस गिरफ्तारी को आप कितना सही ठहराते हैं? और गिरफ्तारी ही करनी थी तो फिर उनके घर पे जाकर मारपीट की गई है, उसके बाद उन्हें घसीटते हुए बाहर लेकर आए हैं, ये कितना सही है? आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं पहले आपको बता दूं, ये देश जो है वो कानून से चलता है, कोई भावनाओं से नहीं चलता। यदि किसी को लगता है कि उनके साथ अन्याय किया गया तो माननीय न्यायालय के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं। अर्णव गोस्वामी जी को, उनके अधिवक्ताओं को माननीय न्यायालय जाकर पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। पर मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी वारंट लेके जाएगा और आपसे कहेगा कि भाई आप लॉ अबाइडिंग, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मेरे खिलाफ पुलिस वारंट लेके आएगी, कहेगी आपको अरेस्ट करना है, तो मैंने न्यायालय के सामने जाके या तो मैं अपना एस्टे फाइल करूंगा तो न्यायालय के सामने उपस्थित होकर अपनी बात को रखूंगा और अपनी बेल कराऊंगा। अगर मैं पुलिस से भी मारपीट करने लगूंगा तो मुझे लगता है कि आप क्या करेंगे, आप भी बढ़ के रिएक्ट करेंगे। मेरा एक सिंपल सा कहना ये है, ईमानदारी की बात ये है कि दुनिया को हम किस भाषा से संबोधित कर रहे हैं, हमारी जबान कैसी है, इसका असर पड़ता है। गैंग, ठीक है अवधेश जी, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। आसिफ जी लौटूंगी आपके पास, भारत की संस्कृति में अवधेश जी आप अपनी बात रखिए। कहना चाहूंगा प्रीति जी, एक बार मैं बात कहना चाहूंगा। जी कहिए। ये जो पायल घोष द्वारा अनुराग कश्यप पर एक वो किया गया था मीटू का, आपको पता होगा। जी बिल्कुल। उनके आरोपों की जांच तो अभी तक नहीं हुई। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, सरेआम हत्या हुई, पुलिस देश में सीबीआई है, देश में न्यायालय है और सुनिए टीआरपी घोटाले में किसी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो है मुकदमा दर्ज होकर सीबीआई ट्रांसफर हो सकता है। मैं बता रहा हूँ किसी देश के पूर्व वित्त मंत्री को फंसाने के लिए सीबीआई जबरदस्ती उनके घर में पूछ के कर करने वाले जो लोग हैं उनका कभी एफआईआर नहीं होती। प्रीति जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पत्रकार ये उस समय ये सत्तारूढ़ लोग उस समय कहाँ का जब पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी के घर में पुलिस फांग गई थी और उनसे मारपीट करके उनकी अरेस्टिंग करी थी। चलिए आप दोनों की आवाज इस तरीके से आ रही है कि मैं समझ ही नहीं पा रही, और साथ ही जो लोग सुन रहे हैं वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि आप में से कौन बोल रहा है, क्या अपनी बात रखना चाह रहा है। दोबारा आप दोनों के पास लौटूंगी। अभी दीप्ति जी हमारे साथ काफी देर से जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, जिस तरीके से आसिफ जी की ओर से बात कही गई है कि अगर वहां पे वो गिरफ्तारी करने के लिए गए और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप पुलिस के साथ ही मारपीट करने लगेंगे तो पुलिस की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी। अगर वाकई किसी की गिरफ्तारी की जा रही है, उन पर कोई आरोप लगाए गए हैं, तो क्या कुछ प्रक्रिया है, पूरी जरा बताइए आप। देखिए, सबसे पहले एक चीज जो हम लोग समझते हैं, 2018 का केस है जिसमें कि एक महिला जो इंटीरियर डिजाइनर थी उन्होंने सुसाइड कर लिया था। 2018 से 2020 तक क्या ऐसा इन्वेस्टिगेशन का इनका प्रोसेस था, इनको ये नहीं पता चला कि ये जो उकसाया गया है इनको इस तरीके के सुसाइड कमिट करने के लिए, जिसके लिए अब जाकर 2 साल के बाद इनको पकड़ा जा रहा है, जबकि नाम तो उसी समय से आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनल रंजिश तो दिख रहा है साफ तौर पे कि अर्णव गोस्वामी को इस वक्त पकड़ने का साफ रीजन ये दिखता है क्योंकि पुलिस प्रशासन और वहाँ की जो सरकार है उनको अर्णव गोस्वामी अभी एक आंख नहीं सुहा रहे हैं और वो कुछ ना कुछ उनको करेंगे, उनको तकलीफ देंगे। और इस वजह से ये पुराने 2 साल पुराने केस को उठाया गया और अब जाकर पकड़ा गया।
लेकिन अगर हम बात करें पुलिस के प्रोसेस की, तो अगर वो किसी की गिरफ्तारी का वारंट लेकर किसी के घर जाते हैं तो उनको जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये जो आरोप है वो उनपे पूर्णतः साबित हो गया है और फिर नहीं बल्कि ये कल्प्रिट है इस केस के जो सेक्शन इस पे लगाया गया है, तो भी उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते। उनको सम्मानजनक तरीके से उनके शरीर को बिना किसी तरीके की क्षति और चोट पहुंचाते हुए उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश करने की जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। इस दौरान उनको कई 4-5 पुलिस वाले अगर घर के अंदर घुसते हैं, समझ नहीं आता, ये पॉसिबल भी नहीं होगा कि अर्नब गोस्वामी जैसा पढ़ा लिखा इंसान मारपीट करेगा। अपने आप को कोई तरीका ही नहीं बनता। कोई बात उनके परिवार की फैमिली में जो लोग थे उनके साथ भी मारपीट की गई है, इस तरह की भी खबरें सामने आई है। तो ये आप ये बात कैसे पचा लेंगे कि पुलिस वालों के ऊपर कोई हाथ उठाता है? कोई पढ़ा लिखा इंसान है वो क्यों उठाएगा? सबसे पहली बात तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन वही है जहां जिस तरीके का अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात समझ में आ रही है कि अभी जिसको जिस पे रंजिश है वो अटैकर बन चुके हैं। अभी कोई अपनी इज्जत और गरिमा बनाकर ही नहीं रख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगल राज में रह रहे हैं। चाहे अर्नब गोस्वामी ने अपनी कहीं पे स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए दूसरों का हनन किया, या सरकार अभी अपनी ताकत दिखाकर प्रोसेस और कोई भी दीप्ति जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो केस रीओपन होता है इसमें क्या कुछ प्रोसेस है? इसमें रीओपन होने का रीजन होना चाहिए, कोई एप्लीकेशन डलता है जिसके बाद ये देखा जाता है कि भाई ऐसा क्या था कि इस केस पे पूरा काम नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। तो पहली बात तो पुलिसिया यहाँ पे दिख रहा है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का तरीका कितना खराब रहा होगा। तब जब अर्नब गोस्वामी से उनकी दोस्ती थी तो उन्होंने इसको दबा दिया। आज इनको प्रॉब्लम हुई है तो इन्होंने ये पुराने केस को रीओपन किया है। देखने वाली बात ये होगी कि इस केस को रीओपन किया किसकी तरफ से गया है। पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पे घर वालों को उठा लाए होंगे और कहा होगा कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, इसको रीओपन करते हैं। तो ये है हिसाब किताब यहाँ पे। और एकदम बीच से ही उठा लेना और वारंट इशू करके उनको घर लेके मारपीट करके उनकी पूरी बेइज्जती करते हुए मीडिया में डालते हुए अगर किसी ठीक है दीप्ति जी, इतना वक्त नहीं है वरना आपकी पूरी बात सुनती जी। आसिफ जी आप अपनी बात रखिए जल्दी। प्रीति जी ये सारी बातें जब देश के पूर्व वित्त मंत्री देश और हमारे पार्लियामेंट के सांसद सदस्य चिदंबरम जी की जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी पुलिस उनके घर के बंगला फांद के गई थी, उनके साथ मारपीट करी थी, उनकी पत्नी के साथ मारपीट करी थी। लेकिन उस समय अच्छा तो मतलब यही चलता रहेगा कि उनके साथ मारपीट की गई थी तो इनके साथ देश का लोकतंत्र सो रहा था। उस समय देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप लोगों की ओर से तो आवाज उठाई गई थी ना, आप लोग तो नहीं सो रहे थे ना। ठीक है आसिफ जी, मैं आपकी पूरी बात सुनती, अवधेश जी आपकी भी बात सुनती, लेकिन क्या कि इतना वक्त नहीं है वरना बिल दे दिए। ठीक है आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम हमें दिया, उसके लिए आप दोनों का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्त होता तो आप लोगों के साथ और भी चर्चा करते। तो आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के नेता जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वाकई जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात ना करके अभी भी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार।